हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 8 नवंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। खासतौर पे अमेरिका में जो चुनावी बदलाव आया है, जो बाइडन प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, तो उसको लेकर काफ़ी डिटेल में मैंने बताया इस वीडियो में। और भी कई क्वेश्चन हैं और हाँ, इसका पूरा PDF आपको मिल जाएगा विद नोट्स MCQ में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF है, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो बाइडन अमेरिका के कौन से वे राष्ट्रपति चुने गए हैं? आंसर होगा 46th प्रेसिडेंट चुने गए हैं। ओके, तो जो बाइडन US के अगले प्रेसिडेंट बनेंगे, 77 ईयर के हैं, काफ़ी उम्र है उनकी, और इस उम्र में प्रेसिडेंट बनने वाले अमेरिका के वो पहले व्यक्ति हैं। ओके, 77 ईयर की उम्र में, और 20 नवंबर को उनकी एज हो जाएगी 78। ओके, और आपको बता दूं कि अमेरिका के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट उनको मिले हैं, 7 करोड़ से भी ज़्यादा वोट मिले हैं। देखिए, अमेरिका में जो है वो वोटर इलेक्टोरल कॉलेज होता है, मतलब वोटर जो हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज को वोट देते हैं, और चुनाव जीतने के लिए, प्रेसिडेंट चुनाव जीतने के लिए 270 इलेक्टोरल कॉलेज जीतना ज़रूरी होता है। तो जो बाइडन इससे ज़्यादा जीत चुके हैं, आप देख रहे हैं, अभी भी काउंटिंग चल रही है, अगले कुछ दिनों तक काउंटिंग चलेगी। जो बाइडन जो है वो बराक ओबामा के कार्यकाल में 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ओके, तो नए नहीं हैं। हालांकि अगले 2 महीने तक डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट रहेंगे, और जो बाइडन जो है 20 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। तब तक बाइडन प्रेसिडेंट इलेक्ट कहे जाएंगे। ओके, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, जो अभी प्रेसिडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि सही तरीके से वोट की काउंटिंग नहीं हुई है और वो बड़े मार्जिन से इलेक्शन जीत रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। तो कानूनी लड़ाई की बात कही उन्होंने। हालांकि ट्रंप जो भी दावा कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली जो बाइडन को प्रेसिडेंट बनना है जनवरी में। और अभी से वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो बधाई देना शुरू कर दिया है, वर्ल्ड लीडर्स ने, जैसे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, और दुनिया भर के जो दूसरे लीडर्स हैं वो भी। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है, और एक फ़ोटोग्राफ शेयर किया है। ये उस वक्त का है जब जो बाइडन जो है वो US के वाइस प्रेसिडेंट थे, आप मेरे बगल में देख रहे हैं। ओके, देखिए, बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट थे उस वक्त जो बाइडन वाइस प्रेसिडेंट थे। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कमला हैरिस को भी बधाई दी है, जो वाइस प्रेसिडेंट चुनी गई हैं अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट। ओके, तो अब आगे आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या संबंध रहते हैं अमेरिका और इंडिया के। ओके, और ये ज़रूरी है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर के रिलेशन जो है वहाँ के प्रेसिडेंट से वो बेहतर हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा जो बाइडन के प्रेसिडेंट बनने से, और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में जो डिफेंस और सिक्योरिटी को लेकर जो ईयर 2000 से संबंध चले आ रहे हैं वो बरकरार रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि चीन के साथ क्या नज़रिया रहता है चीन को लेकर, क्योंकि बाइडन पहले कह चुके हैं कि जब प्रेसिडेंट बनेंगे तो चीन के साथ ट्रेड वॉर ख़त्म करेंगे, जबकि ट्रंप ने ट्रेड वॉर बहुत भयानक रूप दिखाया ट्रेड वॉर का। ओके, और दुनिया की अर्थव्यवस्था काफ़ी कुछ उसकी वजह से भी प्रभावित हुई है। बाइडन ने कहा है कि अमेरिका जो है फिर से WHO से, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से फिर से जुड़ जाएगा। नेटो को लेकर काफ़ी कुछ कहा है उन्होंने। बाइडन ने वादा किया हुआ है कि फंड बढ़ाएंगे वो नेटो को। देखिए, पहले ट्रंप जो हैं वो कह चुके हैं कि नेटो की उपयोगिता नहीं है, लेकिन बाइडन का कहना है कि वो इसे और मजबूत करेंगे। तो इसकी वजह से फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और कई यूरोपीय देश हैं वो सब रिलैक्स फील करेंगे। ओके, पोलैंड हो गया, तो ये सब जो है वो रिलैक्स महसूस करेंगे। और नेटो के माध्यम से एक तरह से अमेरिका पूरी दुनिया पर राज करता था। नेटो में ये था कि अगर कोई देश, दूसरा देश अगर नेटो देश पर हमला करता है तो वो माना जाएगा कि अमेरिका पर हमला है, या पूरे नेटो पर हमला है, पूरे नेटो के जो मेंबर कंट्री हैं उन सब पे हमला है। तो ये एक बात देखने को मिली है। इसके अलावा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, उससे अमेरिका फिर से जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाइडन पहले ही कह चुके हैं कि पेरिस क्लाइमेट जो एग्रीमेंट है उसको वो बरकरार रखेंगे, जबकि ट्रंप उससे अलग हो चुके हैं। ओके,
हाँ, इससे फ़ायदा होगा भारत को पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में फिर से आने से अमेरिका के, क्योंकि भारत को कार्बन क्रेडिट के रूप में बिलियंस ऑफ डॉलर मिलेंगे इंडिया को। हालांकि ये चीज़ हो सकता है कि कोयले के यूज़ को लेकर बाइडेन जो है भारत की काफ़ी आलोचना करें, क्योंकि वो पहले भी कोयले के यूज़ को लेकर भारत की आलोचना कर चुके हैं। ओके, हालांकि एक चीज़ ये भी है कि भारत जो है वो पहले से सोलर को लेकर काफ़ी आगे बढ़ रहा है, सोलर एनर्जी को लेकर। ओके, अच्छा, और क्या हो सकता है दुनिया भर में? तो रूस के खिलाफ काफ़ी एक्शन हो सकता है। बाइडेन ये कह चुके हैं कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा एनिमी है, दुश्मन है, वो रूस है, चीन नहीं है। उनके नज़रों में ये देखने को मिला है। तो देखने को मिल सकता है कि अगर रूस से उनका टेंशन बढ़ा तो जैसे भारत जो है S-400 ले रहा है, इसके अलावा कई और सारे विमान ले रहा है, तो उसको लेने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो अमेरिका को। तो इस पर कुछ और बात करेंगे, उससे पहले जान ले कि ट्रंप के हारने के क्या कारण रहे। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, कई सारे बयान उनके आते रहे ट्रंप के, जिससे खासतौर पर वीमेन वोटर्स जो है, महिला वोटर्स, वो काफ़ी निराश थी। ओके, कोविड-19 पेंडेमिक को ये आरोप है कि उन्होंने ठीक से नहीं संभाला। 2.25 लाख से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं अमेरिका में कोविड-19 की वजह से। अक्सर वो कई सारे रेसिज्म के यानी भेदभाव के इस तरह के वो कमेंट किया करते थे, और ब्लैक लाइव मैटर्स भी चला, उसको टैकल करने में भी काफ़ी उन्होंने ख़राब भूमिका निभाई थी। यहाँ तक कि क्लाइमेट चेंज को लेकर यंग वोटर्स में काफ़ी नाराज़गी थी। अब पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को लेकर जो है यूएस जो है, अमेरिका, वो अलग हो चुका है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो और भी कई बातें हैं, जैसे उनका जो बयान होते थे वो बेसलेस होते थे, कई बार वो झूठ बहुत बोलते थे। ओके, और हालांकि एक चीज़ तो रहा है कि ट्रंप के कार्यकाल में अनएम्प्लॉयमेंट कम था। ओके, वहाँ लोगों को रोज़गार मिला, लेकिन दुनिया भर में अमेरिका का प्रभाव काफ़ी कम हुआ, और जो दुनिया में एक धमक थी अमेरिका की, वो कम हो गई थी ट्रंप के शासनकाल में। जैसे हम लोग देख रहे हैं, तुर्की जो है वो बहुत सिर उठा रहा है, जबकि वो खुद नेटो में शामिल है। तो तुर्की और फ्रांस के बीच में टेंशन है। ओके, और जो बाइडेन के जीतने के क्या कारण रहे? देखिए, जो बाइडेन जो है उनकी डिसेंट पॉलिटिक्स एक देखी जाती है। अमेरिका में जो पॉलिटिक्स होती है उसमें ट्रंप जो है वो उन्होंने काफ़ी कुछ भेदभाव सा दिखाया था, और बहुत सारी बातें वो मानते नहीं थे। जो एक तरह से डिसेंट पॉलिटिक्स था वो उनके समय में नहीं दिखता था, ट्रंप के समय में। तो बाइडेन जो है वो एक उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, और वीमेंस वोटर्स ने, महिलाओं ने काफ़ी ज़्यादा वोट किया, जो बाइडेन को सपोर्ट किया। और एक और बात है कि उनको ट्रस्ट वर्दी माना जाता है, सेंसिटिव माना जाता है, साइंस ड्रिवन माना जाता है, मतलब कि उनकी बात पर भरोसा किया जा सकता है। जबकि ट्रंप जो है हमेशा अपने बयान से पलट जाते थे, झूठ तो बहुत ही बोलते थे, अभी भी बोलते हैं। ओके, तो बाइडेन ने एक होप दिखाया, एक भरोसा दिलाया अमेरिका को कि वो जो पुरानी जो पोजीशन थी ट्रंप से पहले की, वो फिर से लेकर आएंगे। ओके, जो प्रभाव था वो लेके आएंगे, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका की बात बहुत सारे देश नहीं सुन रहे हैं, जबकि ऐसा पहले नहीं था। ओके, तो ये सब बात थी इंपॉर्टेंट, पॉइंट वाइज मैंने बताया। ओके, अब आगे बात करेंगे कमला हैरिस के रिलेटेड, तो उसका क्वेश्चन लेते हैं। ओके, मेरे बगल में आप क्वेश्चन देख रहे हैं। कमला हैरिस ने यूएसए का जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन है वो जीत लिया है, तो किस देश के मूल की हैं? ओरिजिन क्या है उनका? आंसर होगा ए और बी, यानी भारतीय और जमैका मूल की हैं। देखिए, माँ जो है उनकी श्यामला गोपालन, वो भारतीय मूल की हैं, और पिता डोनाल्ड हैरिस हैं, वो जमैका मूल के हैं। ओके, जमैका। कमला हैरिस की जो माँ है श्यामला गोपालन, वो कैंसर रिसर्चर हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, और पिता जो हैं वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। और जब कमला हैरिस 5 साल की थी तभी उनके माता पिता अलग हो गए थे, तलाक ले लिया था। इसके बाद से माँ की परवरिश में ही कमला हैरिस रही हैं। और आपको बता दूं कि कमला हैरिस अपनी भारतीय संस्कृति के साथ पली बढ़ी हैं, और बड़े शान से वो अपने आप को अफ्रीकी अमेरिकी भी बताती हैं, भारतीय मूल के होने के साथ साथ। ओके, अभी एज है कमला हैरिस की 55 ईयर। और आपको बता दूं कि उन्होंने डेमोक्रेट पार्टी से प्रेसिडेंट पद के लिए भी दावेदारी की थी चुनाव के दौरान, लेकिन आखिरकार
जो बाइडन को पार्टी का उम्मीदवार बना दिया गया था। हालांकि जो बाइडन ने, जो अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं, उन्होंने कमला हैरिस को वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाया। तो अब आने वाले 4 साल में कमला हैरिस जो है बहुत ही पावरफुल वाइस प्रेसिडेंट रहने वाली हैं अमेरिका की। ओके, और जो बाइडन के बाद वो प्रेसिडेंट की प्रबल दावेदार भी हो सकती हैं। ठीक है, तो अब वो वाइस प्रेसिडेंट पद जीत चुकी हैं, चुनाव जीत चुकी हैं, और कई बातें ऐसी हैं जो पहली बार हुई। तो क्या क्या हुई पहली बार वो भी देख लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे वो पहली बार भारतीय मूल की वाइस प्रेसिडेंट चुनी गई है, मतलब इससे पहले भारतीय मूल की वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पर कोई नहीं था। ठीक है, उनकी माँ तमिलनाडु के एक गांव है थुलास पेंद्रम, तो वहाँ की रहने वाली थी, और बाद में अमेरिका चली गई थी, वहीं की रह गई, वहीं की नागरिक हो गई। हालांकि वो अभी भी इंडिया आया जाया करती हैं। ओके, दूसरी बात क्या है कि अमेरिका की पहली वीमेन वाइस प्रेसिडेंट चुनी गई हैं, पहली महिला उपराष्ट्रपति अमेरिका की। तो ये भी सवाल हो सकता है आपसे, क्योंकि अमेरिका से रिलेटेड तो क्वेश्चन आते ही रहते हैं एग्जामिनेशन में। एक और बात कि पहली ब्लैक वुमेन वाइस प्रेसिडेंट चुनी गई है, पहली ब्लैक वुमेन। ब्लैक वुमेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके पिता जमाइकन थे, इसलिए ब्लैक वुमेन उनको कहा जाता है, और ख़ुद भी कहती हैं वो। एक और बात कि वो कानून की जानकार हैं और सैन फ्रांसिस्को की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रह चुकी हैं। सैन फ्रांसिस्को काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। ठीक है, तो सवाल होता है कि कमला हैरिस जो हैं वो कब शपथ लेंगी। तो आपको बता दूं कि जो बाइडन के साथ ही 20 जनवरी को शपथ लेंगी। जो बाइडन जो हैं वो प्रेसिडेंट पद की शपथ लेंगे और कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट पद की शपथ लेंगे। ठीक है, और भारत से क्या कोई कैसा रहेगा रिश्ता? देखिए, भारतीय मूल की हैं, इसलिए ये उम्मीद लगाई जा रही है कि भारत के प्रति उनका काफ़ी अच्छा रवैया रहेगा। हालांकि जो पिछला अनुभव रहा है एस जयशंकर के साथ, वो काफ़ी टेंशन भरा रह चुका है। एक घटना हुई थी दिसंबर 2019 में, पिछले साल। उस वक्त क्या हुआ था कि एस जयशंकर, जो अभी विदेश मंत्री हैं, वो अमेरिका गए थे, और उस वक्त अमेरिका में इंडियन ओरिजिन के लीडर हैं जयापाल। ओके, तो उन्होंने एस जयशंकर और भारत सरकार और सरकार की जो कश्मीर की जो नीति है उसको लेकर काफ़ी आलोचना की थी, और इसको लेकर एस जयशंकर, जो अभी विदेश मंत्री हैं, उन्होंने जयापाल से मीटिंग कैंसिल कर दी थी। तो इसको लेकर कमला हैरिस ने काफ़ी नाराज़गी जाहिर की थी, ट्वीट किया था और कहा था कि ऐसा नहीं कर सकते हैं वो। ओके, हालांकि जब एक पद पर व्यक्ति बैठता है तो उसके बाद उसका जो रूप होता है वो अलग देखने को मिलता है। तो भारत और अमेरिका के रिश्ते जो हैं वो बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है, रक्षा, इन सब मुद्दों को लेकर। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2020 का करंट फोर्स अवेलेबल है, विद नोट्स है, एमसीक्यू है। जैसे मैं बताता हूं ऐसे ही पूरा नोट्स डिटेल दिया होता है पीडीएफ में। तो जनवरी से अक्टूबर तक का पूरा नोट्स अवेलेबल है, एमसीक्यू है। तमाम एग्जामिनेशन में, चाहे यूपीएससी हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, सब में आपको काम आएगा। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, वहाँ आपको मिल जाएगा। और जिन लोगों ने पहले से लिया हुआ है वो अपडेट कैसे लें वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और 2019 का भी पीडीएफ है, तो आप देख सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस डायरेक्टर को, यानी फिल्म डायरेक्टर को प्रतिष्ठित जेसी डैनियल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? ये आप ध्यान रखना, ये अवार्ड 2019 का दिया गया है 2020 में। आंसर होगा हरिहरन। ओके, उनको ये जो अवार्ड है वो मलयालम सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। देखिए, जेसी डैनियल अवार्ड जो है वो मलयालम सिनेमा जगत का ये बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है, और केरल सरकार के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है हर साल। 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं, और विशेषज्ञों की टीम होती है वो इसको सेलेक्ट करती है। ओके, तो एक अच्छा खासा ये अवार्ड है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंडमान एंड निकोबार कमान की ओर से, यानी सेना की, उसकी तरफ से टेरेसा द्वीप पर 3 से 5 नवंबर 2020 को तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। इसका नाम क्या है इस सैन्य अभ्यास का? आंसर होगा बुल स्ट्राइक। इसका नाम है बुल स्ट्राइक। ओके, हिंद महासागर में जो चीन की बढ़ती आक्रामकता है और उसका सामना करने के लिए, एक तरह से दिखाने के लिए,
भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों ने मिलकर एक्सरसाइज की है 3 से 5 नवंबर 2020 को। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। और तो बात हो रही है तीनों सेनाओं की, तो इंडियन आर्मी के चीफ कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ओके, और इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है? एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया। और इंडियन नेवी के चीफ कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत इटली द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2020 में कब आयोजित हुआ है? भारत इटली द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन समिट हुई है। आंसर होगा 6 नवंबर को हुआ है, 6 नवंबर 2020 को, और ये वर्चुअली हुआ है ये समिट। और इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ग्यूसेप कोंटे दोनों शामिल हुए और वर्चुअली आयोजित हुआ। इसमें ऊर्जा, मत्स्य पालन, जहाज निर्माण, डिजाइन, इन सब से संबंधित 15 समझौते पर सिग्नेचर किए गए हैं। कितने? 15। और दोनों इस बात पर भी सहमत हुए कि G20 में जो भी एक दूसरे की बातें होंगी उसको मजबूती के साथ रखेंगे। ओके, और आपको बता दूं कि इटली को दिसंबर 2021 में G20 देशों की अध्यक्षता का मौका मिला है, जबकि 2022 में G20 की अध्यक्षता भारत करेगा, इंडिया, तो इंडिया में होगा वो। इटली की बात हो रही है, प्रेसिडेंट कौन है वहाँ के? सर्जियो मटारेला। ओके, प्रेसिडेंट का नाम मैंने बताया है, ग्यूसेप कोंटे। राजधानी क्या है? रोम। और मुद्रा क्या है? यूरो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 7 नवंबर 2020 को केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे शपथ दिलाई? हालांकि इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पहले बताया हुआ है। आंसर होगा यशवर्धन कुमार सिन्हा। ओके, पहले सिलेक्शन हुआ था और अब चूंकि शपथ दिला दी गई, मुझे लगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 और सूचना आयुक्तों को शपथ दिलाई गई है, ओथ दिलाई गई है। कौन कौन है? पत्रकार हैं उदय माहुरकर, एक है हीरा लाल समारिया, वो पूर्व श्रम सचिव हैं। तीसरे हैं सरोज पुनहानी, वो पूर्व उप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक रह चुके हैं। ओके, तो देखिए इस वक्त जो है 3 पद अभी भी सूचना आयुक्त के अभी खाली हैं, और सूचना का अधिकार कानून के तहत मुख्य सूचना आयुक्त के साथ साथ इस संस्था में टोटल 10 सूचना आयुक्त होने चाहिए। तो ये बात है, आप इस चीज़ को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आंसर होगा ज्ञानेंद्रो निंगोबम। ओके, ज्ञानेंद्रो निंगोबम मणिपुर के हैं और निर्विरोध उनको अध्यक्ष चुन लिया गया है। 7 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हुई और इलेक्शन हुआ, चुना गया। और किसकी जगह लेंगे? मुश्ताक अहमद की जगह लेंगे। 2 साल तक इस पद पर रहेंगे। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल रेडियोलॉजी डे। आंसर होगा 8 नवंबर। ओके, 8 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 8 नवंबर 1895 को विल्हेम कॉनराड रेड्स जोन ने एक्सरे की खोज की थी। ओके, तो उसी की याद में ये दिवस मनाया जाता है 8 नवंबर को। और 2020 की थीम क्या है? कार्डिक इमेजिंग। ओके, कार्डिक इमेजिंग ये थीम है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता ये दिवस कब मनाया जाता है? ये कैंसर डे नहीं है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है, थोड़ा डिफरेंट है। आंसर होगा 7 नवंबर। लोगों को कैंसर के खतरे के बारे में जानकारी देने के लिए ये मनाया जाता है। ओके, ये दिवस, और ये जो दिवस है वो पहली बार सितंबर 2014 में मनाया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पहली बार ये घोषणा की थी। उसके बाद से ये हर साल ये दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन वैज्ञानिक मैरी क्यूरी उनकी जयंती होती है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? आंसर होगा नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की। देखिए, देश में निवेश के माहौल को प्रोत्साहित करने के लिए ये वर्चुअल ग्लोबल
इन्वेस्टर राउंड टेबल ये मीटिंग या कहें समिट का आयोजन हुआ और इसमें प्रमुख वैश्विक जो निवेशक हैं दुनिया के और भारतीय व्यापार जगत के जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं, भारतीय जो कारोबारी हैं, उन सब के बीच में एक बातचीत की गई है। तो दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताना। PDF अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में, विद नोट्स है, डिटेल है, डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, या तो यहाँ क्लिक करके लीजिए या डिस्क्रिप्शन में भी ले सकते हैं, वहाँ और भी PDF है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।